केशवनगर राज्य के एक छोटे से गांव में मोहन और प्रताप नाम के दो दोस्त रहते थे। मोहन हमेशा गरीबों की मदद और भलाई करने में विश्वास रखता था, जबकि उसका दोस्त प्रताप इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। एक दिन प्रताप ने मोहन से कहा, अरे ओ मेरे प्रिय मित्र मोहन, मेरे भाई, मेरे सखा, अरे तुम जितनी कमाई दूसरों की भलाई में लगा देते हो ना, एक दिन बड़ा नुकसान उठाओगे, समझ में आ रहा है? अरे मित्र, क्या तुमने वो कहावत नहीं सुनी, कर भला तो हो भला? अरे अगर मैं किसी का बुरा नहीं करता तो मेरे साथ बुरा क्यों होगा भाई? याद रखना प्रताप, तुम जो दूसरों को दोगे वही लौटकर तुम्हारे पास आएगा। हाँ, वही लौटकर तुम्हारे पास आएगा। अरे यार, ये सारी बातें ना बुजुर्गों के मुंह से बड़ी अच्छी लगती है। अरे भाई देखो, मैं आज भी कहता हूँ कि तुम्हारी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी होती है, लेकिन यार तुम उसे बेचकर आधे से ज्यादा पैसे यूं ही बर्बाद कर देते हो। प्रताप की बात सुनकर मोहन मुस्कुराता हुआ अपने घर चला गया। उसे पता नहीं था कि प्रताप भीतर ही भीतर उससे जलने लगा था। मोहन के जाने के बाद प्रताप गुस्से में बोला, हाँ, इसकी फसल सबसे अच्छी होती है और ऊपर से ये गांव में भलाई का ढिंढोरा पीटता रहता है। अरे लोग इसे सम्मान देते हैं, जबकि मुझे कोई नहीं पूछता। अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। एक तो ये मेरे नहीं सुनता तो ठीक है, अब मैं भी बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। प्रताप कुछ देर बाद अपने घर पर चला गया। प्रताप का क्रोध भरा चेहरा देखकर प्रताप की पत्नी बिमला प्रताप से बोली, क्या बात है, आपके चेहरे पर गुस्सा क्यों झलक रहा है? अरे क्या बताऊं, ये जो कुछ भी है ना, सब अपने मित्र मोहन की वजह से है। मैं कुछ समझी नहीं। अरे विमला, तुम तो जानती हो कि मोहन की फसल गांव में सबसे अच्छी होती है और वो फसल बेचकर आधे से ज्यादा धन दिखावे के लिए लोगों की भलाई में लगा देता है। अरे गांव के लोग जितना उसका सम्मान करते हैं ना, मेरा क्या? अरे मेरा बिल्कुल भी नहीं करते, जल भुन जाता हूं मैं अंदर से। अरे काश कि ऐसा हो जाता कि मोहन की उपजाऊ जमीन उससे छिन जाती तो उस दिखावे बाज की अकल ठिकाने आ जाती, तब समझ में आता। हाँ, अच्छा तो ये बात है, इसके लिए तो आपको बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। अरे मैं कुछ समझा नहीं। ए जी, तुम्हारा मित्र जमींदार है, जमींदार के पास बैठकर भी तुम्हारे अंदर कुछ समझ नहीं आई। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अपने मित्र मोहन को जमींदार से कर्ज लेने के लिए उकसाओ। क्या? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है विमला। अरे मोहन के पास उपजाऊ जमीन है, धन है, आखिर वो मेरे कहने पर जमींदार से कर्ज क्यों लेगा? हैं? तुम्हारी बुद्धि तो बैल बुद्धि ही रहेगी। अब मेरी बात गौर से सुनो। इतना कहकर बिमला प्रताप के कानों में आहिस्ता से कुछ बताने लगी। बिमला की बात सुनकर प्रताप कुटिल मुस्कान लिए हुए अपनी पत्नी की ओर देखकर बोला, ओ, वास्तव में पहले तुम्हारे दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। वाह क्या बात, देवी हो तो ऐसी। अगले दिन प्रताप जमींदार के पास जाकर बोला, जमींदार, इस गांव की हर जमीन पर लगभग आपका ही कब्जा है, सिवाय कुछ लोगों को छोड़कर, जैसे कि मेरे मित्र मोहन की जमीन। भाई बता दो, वो बहुत उपजाऊ जमीन है, आप उसकी जमीन पर कब्जा क्यों नहीं कर लेते हैं?
अरे कब्जा क्यों नहीं कर लेते? अरे भाई, कब्जा ऐसे ही थोड़ी ना कर लिया जाता है प्रताप, उसके लिए योजना बनानी पड़ती है। परंतु मोहन तो तुम्हारा मित्र है, फिर तुम क्यों चाहते हो कि मैं उसके खेत पर कब्जा कर लूं, हैं? क्योंकि मुझे मोहन का भलाई का दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सुनो, देखो जमींदार, मेरे पास एक ऐसी योजना है जिससे कि आप मोहन की जमीन पर आसानी से कब्जा कर सकते हैं। हाँ, तो ठीक है। मैं भी मोहन की जमीन पर कब्जा करने के दिन रात के जो सपने देखता रहता हूँ, लगता है कि अब जल्द ही सच होने वाले हैं। चलो, अब तुम मुझे जल्दी से बताओ कि योजना क्या है। तो सुनो जमींदार, आप अपने किसी बूढ़े नौकर को मोहन के घर पर भेज दीजिए, जिसे मोहन ना जानता हो और ना कभी देखा हो। वो बूढ़ा मोहन से अपनी बेटी का विवाह ना होने का दुखड़ा रोएगा और उससे धन मांगेगा, और वो इतना धन मांगेगा कि मोहन के बस के बाहर की बात होगी। हाँ, अब मगर जैसा कि मैं मोहन का स्वभाव जानता हूँ, वो तो उस बूढ़े को मना करेगा नहीं, और मैं वहां पर मौजूद होऊंगा और मैं मोहन को आपसे कर्ज लेने की सलाह दूंगा। बस एक बार मोहन ने आपसे कर्ज ले लिया, उसके बाद तो उस कर्ज पर भारी ब्याज पे ब्याज लगाते रहना आप। अरे इस मामले में तो आपका कोई जवाब नहीं है। क्यों जमींदार साहब, सही कहा ना? अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे मान गए प्रताप, तुम वाकई में प्रतापी हो। तुम्हारी खोपड़ी का जवाब नहीं भाई, बढ़िया है, बढ़िया है, अति उत्तम। ठीक है, तो मैं मोहन के घर पर ही जा रहा हूँ। आप किसी बूढ़े नौकर को भेज देना, और हाँ, ऐसे बूढ़े नौकर को भेजना जिसे प्रताप जानता ना हो। ठीक है? कुछ ही देर में प्रताप मोहन के घर पर चला गया और उससे बातें करने लगा। कुछ देर बाद एक बूढ़ा व्यक्ति मोहन के घर पर आकर रोते हुए बोला, मैं दूसरे गांव से आया हूँ बेटा। मैंने तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुनी है कि तुम लोगों की भलाई का काम करते हो, लोगों की मदद करते हो। अरे बेटा, बहुत समस्या में हूँ। हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं, बोलो तुम्हारी क्या समस्या है, बोलो बोलो। अरे बेटा, कल मेरी बिटिया का विवाह होना है, मगर आज मेरे घर पर चोरी हो गई। मैंने बिटिया के विवाह के लिए जितने भी गहने बनवाए थे, अरे वो सब चोरी हो गए बेटा। मैं महाराज के पास भी मदद मांगने गया, अरे परंतु महाराज कहाँ हम जैसे छोटे तुच्छ लोगों की मदद करते, कोई मदद नहीं की। अब केवल एक ही रास्ता है, या तो तुम मेरी सहायता कर दो, या तो फिर मैं जाकर आत्महत्या कर लूं। मेरे बस का नहीं हो रहा कि अब कुछ और करूं बेटा। क्या करूं मैं? हाँ, बाप रे, ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ बाबा। लेकिन बाबा, विवाह के लिए तो बहुत धन की आवश्यकता होगी, और मेरी तो अभी फसल भी नहीं कटी है, इतना सारा धन मैं। अरे तो चिंता क्यों करते हो मोहन, जमींदार मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तुम तब तक उससे कर्ज ले लो, और जब तुम्हारी फसल कटे तो तुम उसका कर्ज चुका देना, बस। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा प्रताप। इतना बोलकर मोहन उस बूढ़े व्यक्ति से बोला, बाबा आप यहीं रुको, मैं कुछ देर से वापस आता हूं।
मोहन प्रताप के साथ जमींदार की हवेली चला गया। जमींदार मुस्कुराते हुए मोहन से बोला, मोहन, मैं तुम्हें 1 महीने के लिए इतना धन तो दे सकता हूँ जितना तुम मांग रहे हो, मगर भैया 1 महीने के बाद मुझे मेरा धन वापस चाहिए, सीधी बात। हाँ हाँ ठीक है जमींदार, आप चिंता मत करो। कुछ दिन बाद मेरी फसल कट जाएगी, उसके बाद आसानी से आपका सारा धन लौटा दूंगा, बस। जमींदार ने मोहन को मुद्राएं पकड़ा दी। मोहन ने खुश होते हुए घर पर जाकर उस बूढ़े व्यक्ति को मुद्राएं दे दी। वो बूढ़ा व्यक्ति सीधे जमींदार की हवेली चला गया। ये लीजिए जमींदार साहब, आपका धन घूम फिर कर आपके ही पास आ गया। लिख लीजिए। हाँ, अरे प्रताप ने बहुत प्रतापी योजना बनाई है भाई, हमारा तो दिल खुश हो गया। मेरा धन भी मेरे पास वापस आ गया और मोहन मेरा कर्जदार भी बन गया। वाह भाई वाह। समय ऐसे ही बीतता रहा। कुछ दिन बाद मोहन अपने फसल काटकर राज्य में बेच आया और जमींदार का कर्ज चुकाने के लिए जमींदार की हवेली पर पहुंच गया। ये लीजिए जमींदार, मैंने आपसे जितना कर्ज लिया था उतना मैं वापस कर रहा हूं, लीजिए। हैं? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है मोहन। अरे भाई, तुम जो धन मुझे वापस कर रहे हो वो तो असल है। अरे भैया, मुझे ब्याज भी चाहिए, ब्याज। ये सुनकर मोहन बुरी तरह से चौंक पड़ा। क्या? लेकिन जमींदार, हमारे और तुम्हारे बीच ब्याज की बात तो हुई ही नहीं थी। बस ये था कि तुम मुझे पैसे दोगे और मैं 1 महीने बाद वापस कर दूंगा। ब्याज कहां से आ गया? वाह 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 वाह, ब्याज कहां से आ गया? तो क्या मैंने तुम्हें कर्ज देने का ठेका ले रखा था? कौन सा मुझे कीड़ा काट रहा था कि तुम्हें पैसा दूं? ए भाई, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे मेरा धन ब्याज के साथ वापस चाहिए, सूद समेत, सीधी बात। हाँ तो ठीक है, बताइए आपका कितना ब्याज होता है, मैं आपका ब्याज भी लौटा दूंगा, बताइए। जमींदार ने मोहन को इतनी ब्याज बताई कि मोहन को चक्कर आने लगा। बाप रे, इतना भारी ब्याज! ये तो सरासर अन्याय है जमींदार। इतना भारी ब्याज तो मैं अपना खेत बेचकर भी नहीं चुका सकता। अरे तो कौन कह रहा है खेत बेचो तुम? खेत? अरे भैया, कौन सा खेत? कौन से खेत की बात कर रहे हो? कान खोल के सुन लो, तुम्हारा खेत अब तुम्हारा नहीं, मेरा हुआ। जब तक तुम मेरी रकम सूद समेत नहीं लौटा देते, तब तक तुम्हारे खेत पर मेरा कब्जा रहेगा। बस, बात खत्म। निकल जाओ यहां से। क्या? ये तुम मेरे साथ सरासर धोखा कर रहे हो जमींदार। तुम देखना इसकी शिकायत मैं महाराज से करूंगा। अगले दिन मोहन केशवनगर राज्य के राजा आदित्य के महल में पहुंच गया और सारी घटना राजा आदित्य को बताते हुए बोला। महाराज की जय हो। महाराज, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, मेरी सहायता कीजिए, अन्यथा मैं बर्बाद हो जाऊंगा। हाँ, तुमने जो बताया उसे सुनकर तो मुझे भी क्रोध आ रहा, परंतु मैं जमींदार और तुम्हारे मित्र प्रताप को भी महल में बुलाऊंगा, पहले उनसे भी समझूंगा। कुछ देर बाद प्रताप और जमींदार राजा आदित्य के सामने खड़े हुए थे। राजा आदित्य जमींदार से बोला, मोहन ने मुझे बताया कि तुमने अपनी मर्जी से भारी ब्याज लगाकर मोहन का खेत हड़प लिया। हड़प लिया? अरे रे 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 रे, ये तो सरासर मेरे ऊपर झूठा आरोप है महाराज।
अरे यह मोहन झूठ बोल रहा है। अरे महाराज, ब्याज की बात करने के बाद ही मैंने इसे रकम दी थी। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता तो आप प्रताप से पूछ लीजिए ना। प्रताप तो मोहन का मित्र है ना, वो तो सच बोलेगा। क्यों भैया प्रताप, बताओ। राजा आदित्य प्रताप से बोला, क्या ये सत्य है प्रताप? जी महाराज, जमींदार सच बोल रहा है। यह सुनकर मोहन बुरी तरह से चौंक पड़ा। हाँ, तुम ये क्या कह रहे हो प्रताप? हाँ, सही तो कह रहा हूँ मोहन। भला मैं तुम्हारे लिए झूठ क्यों बोलने लगा? वैसे भी मैं तुम्हारे गांव में झूठी प्रशंसा सुन सुनकर तंग आ चुका हूँ। तुम कहना क्या चाहते हो? महाराज, सीधी बात यह है कि मोहन एक झूठा व्यक्ति है। यह अपनी कमाई का आधा हिस्सा लोगों की भलाई के लिए दान कर देता है। ऐसा गांव के लोग समझते हैं, परंतु मैं जानता हूं महाराज कि यह सिर्फ दिखावे के लिए ऐसा करता है। हाँ, ताकि लोग आपको नहीं बल्कि इसे अपना राजा समझे। चालाक है ये महाराज। क्या? ये सरासर झूठ बोल रहा है महाराज, ऐसा कुछ नहीं है। राजा आदित्य गुस्से से मोहन से बोला, तुम ये बताओ कि क्या यह सत्य है कि तुम अपनी कमाई का आधा हिस्सा लोगों की भलाई के लिए दान कर देते हो? जी महाराज, ये सत्य है। अरे तो क्या तुम अपने आप को राजा हरिश्चंद्र समझते हो? अरे इस राज्य के राजा हम हैं कि तुम? लोगों की मदद करना हमारा कर्तव्य है, हमारा। मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। अगर तुम लोग अपनी रकम लुटाने के बजाय समझदारी से काम लेते तो आज तुम्हारे पास इतना धन होता कि तुम इस जमींदार के पैसे ब्याज के साथ भी लौटा देते। महाराज, मैं जानता हूं कि मोहन के पास अब कुछ नहीं बचा। मोहन मेरे गांव का है, इसीलिए इसके बुरे काम को देखते हुए फिर भी मुझे इसके ऊपर तरस आ रहा है। आखिर है तो बेचारा अपने गांव का ही ना। एक काम हो सकता है, मेरी एक जमीन पड़ी हुई है, अगर आप चाहें तो। तुम कहना क्या चाहते हो? महाराज, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जानता हूँ कि मोहन अब कभी भी मेरी रकम तो ब्याज सहित लौटा नहीं सकता। ये तो आप देख ही चुके हैं। अब ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप स्वयं ये ऐलान कर दें कि आज से मोहन का खेत मेरा हुआ। इसके बदले में मैं एक जमीन का छोटा टुकड़ा मोहन को देने के लिए तैयार हूँ, जिससे वो खेती करके अपना जीवन यापन कर सके। इतना तो मैं कर ही सकता हूँ महाराज। क्या? अरे कहीं तुम उस छोटे से खेत के टुकड़े की बात तो नहीं कर रहे हो जो कि बंजर पड़ा हुआ है? हाँ 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 हाँ, तुमने सही पहचाना। वही खेत मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। कर लो भैया अपने हिसाब से, और क्या कर सकते हो। अब भला इससे ज्यादा मैं क्या करूँ? खेत तो खेत है महाराज। बस ठीक है, आज से मोहन का खेत जमींदार का हुआ, और जमींदार जो खेत का टुकड़ा मोहन को दे रहा है वो मोहन का हुआ। बस अब तुम सब यहां से जा सकते हो, जाओ। मोहन मुंह लटकाकर अपने घर पर आ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मोहन की आंखों में आंसू देखकर उसकी पत्नी बिंदिया मोहन से बोली, आखिर आपको लोगों की भलाई करके क्या मिला? आप तो सड़क पर आ गए। नहीं बिंदिया, नहीं नहीं, मुझे अब भी उसी कहावत पर विश्वास है, कर भला तो हो भला। वो सब तो ठीक है, पर हमारा उपजाऊ खेत हमसे छीन गया। उस जमींदार ने हमसे छलकर अपना बंजर जमीन का टुकड़ा हमें दे दिया। क्या आप उस पर खेती कर पाएंगे? मुझे जमींदार से कोई शिकायत नहीं है बिंदिया, कोई शिकायत नहीं है। अरे वो तो नियत का मारा है ही। मुझे तो दुख इस बात का है, शिकायत इस बात की है कि मेरा मित्र
मैं नहीं समझ पाया कि मेरा मित्र ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगले दिन मोहन जमींदार के दिए हुए बंजर खेत पर पहुंच गया। तभी मोहन ने देखा कि बंजर जमीन के सामने घनी झाड़ियों में तो सैनिक छुप के बैठे हुए थे। मोहन दबे पांव उनके करीब चला गया और एक पेड़ के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगा। वो दोनों सैनिक एक दूसरे से बातें कर रहे थे। क्यों, तुमने योजना ठीक से तो बना ली है ना? कहीं ऐसा ना हो कि हम राजा आदित्य के महल में पकड़े जाएं, हैं? अरे भाई चिंता ना करो, राजा आदित्य का मंत्री हमसे मिला हुआ है। रात में हमें महल का मुख्य दरवाजा खुला मिलेगा। हाँ, आज रात हम दोनों राजा आदित्य की हत्या करके वापस आ जाएंगे। बस हो गया हमारा काम। चलो। इतना बोलकर वो दोनों सैनिक वहां से चले गए। उनके जाते ही मोहन अपने आप से बोला, हाँ, महाराज की जान तो खतरे में है। इतना बोलकर मोहन दौड़ता हुआ राजमहल की ओर चला गया। राजमहल के बाहर उसकी नजर राजा आदित्य के पुत्र राजकुमार वीर पर पड़ी। मोहन दौड़ता हुआ राजकुमार वीर के पास पहुंचकर सारी घटना बताने लगा। क्या 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 तुम सच कह रहे हो? मैंने अपने कानों से उन दोनों की बात सुनी थी। ठीक है, तो फिर चलो मेरे साथ राजमहल। ये सोचना तुम स्वयं महाराज को सुनाना। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं राजकुमार। आप स्वयं इस बात की सूचना अपने पिताजी को दे दें। हाँ? अरे कैसे इंसान हो तुम? क्या तुम्हें इनाम नहीं चाहिए? मोहन राजकुमार की बात का कोई जवाब दिए बगैर वहां से सीधे बंजर खेत में आ गया और वहां पर कड़ी धूप में हाल चलाने का प्रयास करने लगा। तभी मोहन को ऐसा लगा जैसे कि धरती के अंदर कोई भारी वस्तु गड़ी हुई है। मोहन तुरंत फावड़ा से धरती को खोदने लगा। कुछ ही देर में मोहन ने देखा कि जमीन के अंदर एक बहुत पुराना बड़ा संदूक दबा हुआ था। मोहन ने जैसे ही उस संदूक को खोला तो उसकी आंखें आश्चर्य से फट गई। उस संदूक में सोने, हीरे, मोती जगमगा रहे थे। मोहन उस बड़े से बक्से को लेकर अपने घर ले आया और अगले दिन सारी घटना अपनी पत्नी को बताने लगा। आप बिल्कुल सही कहते थे, कर भला तो हो भला। आपकी जो जमीन जमींदार ने हड़प ली है, अब तो आप उस जैसे सैकड़ों जमीन खरीद सकते हैं। मगर मोहन नहीं जानता था कि उन दोनों की बातें बाहर प्रताप भी सुन रहा था। प्रताप ने झांक कर देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। हाँ, बाप रे! अरे ये तो फिर से बहुत ज्यादा धनवान हो गया। अरे रे, मुझे ये बात तुरंत जमींदार को बतानी पड़ेगी। प्रताप तुरंत जमींदार के पास चला गया और उसे सारी घटना बताते हुए बोला, है जमींदार, तुमने जो बंजर खेत मोहन को बड़े डींगे हाँकने के लिए राजा के सामने दे दिए थे ना, अरे उसी बंजर जमीन में एक बहुत भारी और पुराना संदूक निकला है। हाँ, जिसमें सोने चांदी भरे हुए हैं। अरे उस सारे सोने चांदी पर तो तुम्हारा अधिकार हुआ ना? हैं? हैं? क्या बात कर रहे हो? अगर ऐसी बात है तो फिर मैं वो बक्सा मोहन से वापस ले लूंगा। अरे वो तो मेरा हुआ भाई। जमींदार प्रताप के साथ मोहन के घर पर चला गया और गुस्से से बोला, हे मोहन, हे भाई, मुझे मेरा बक्सा वापस दो। वो सोने चांदी हीरे से भरा बक्सा मेरी बंजर जमीन पर निकला है। लाओ, मुझे वापस करो। बकवास बंद करो जमींदार। तुमने वो जमीन महाराज के सामने स्वयं मेरे नाम कर दी थी। अब उस जमीन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहा। उस जमीन से चाहे सोना निकले या मिट्टी,
उस पर मेरा अधिकार है। सीधी बात है। जमींदार और प्रताप दौड़ते हुए राजमहल पहुंच गए। जमींदार राजा आदित्य से बोला, महाराज 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 की जय हो। अरे महाराज, आपने मोहन की जो उपजाऊ जमीन मेरे नाम की थी, उस उपजाऊ जमीन में एक बहुत पुराना सोने का बक्सा गड़ा हुआ था। सैनिकों, मोहन को लेकर आओ। कुछ ही देर में मोहन वहां पर राजा आदित्य के सामने खड़ा था। जमींदार बता रहा है कि तुम्हारी उपजाऊ जमीन पर सोने, चांदी, हीरे, मोती का बक्सा निकला है, जबकि अब वो जमीन जमींदार की है। जमींदार अब भी झूठ बोल रहा है महाराज। बक्सा जमींदार की बंजर जमीन से निकला है और आपने स्वयं ऐलान किया था कि आज से वो बंजर जमीन मेरी है। महाराज, ये झूठ बोल रहा है। अरे ये मेरा बचपन से दोस्त है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ उसको। बहुत लालची है ये। और अब जाके मेरी समझ में आया कि ये लोगों की भलाई कैसे करता था, क्योंकि ये चोर भी है। तभी वहां पर राजकुमार वीर आ पहुंचा, जो मोहन को देखकर बुरी तरह से चौंक पड़ा। वीर अपने पिता से बोला, अरे पिताजी, ये तो वही इंसान है जिसने आपकी जान बचाई है। तुम कहना क्या चाहते हो? पिताजी, कल राज्य के गुप्तचर पकड़े गए हैं। इनकी सूचना इसने ही दी थी। आस्तीन का सांप हमारा मंत्री है, जो आपको मारना चाहता था। उसके बारे में भी इसी इंसान ने मुझे बताया था। मैं जल्दबाजी में इसका नाम पूछना भी भूल गया था। मैंने इससे कहा भी था कि ये सूचना स्वयं महाराज को दे दे, वो तुम्हें इनाम देंगे, परंतु इसने मना कर दिया पिताजी। यह सुनकर राजा आदित्य आश्चर्य से मोहन से बोला, मोहन, जब तुम्हें इतनी महत्वपूर्ण सूचना मिली थी तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? तुम तो चाहते तो इसके बदले में मुझसे बहुत सारा धन ले सकते थे। महाराज, मेरे पिता ने मुझे हमेशा एक ही बात सिखाई थी, कर भला तो हो भला। आपकी जान बचाना मेरा कर्तव्य था। सच्चा मनुष्य वही होता है जो भलाई के बदले कुछ भी नहीं लेता। हाँ, इस इंसान की सच्चाई मुझे समझ में आ चुकी है और मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने इसके साथ कितना अन्याय किया। सीधी तरह से सच उगल दो तुम दोनों, नहीं तो तुम सबकी गर्दनें तुम्हारे धड़ से अलग करवा दूंगा मैं। बोलो। जमींदार और प्रताप बुरी तरह से घबरा गए और सारी सच्चाई बता दी। राजा आदित्य गुस्से से उन दोनों की गर्दन उनके धड़ से अलग करने ही वाला था कि तभी मोहन राजा आदित्य से बोला, महाराज, मेरी आपसे एक विनती है, इन्हें क्षमा कर दीजिए। अरे कैसे इंसान हो तुम? इन दोनों ने तुम्हारे साथ इतना अन्याय किया, फिर भी तुम इनकी जान बचा रहे हो। मैं फिर से अपना वाक्य दोहराना चाहता हूं महाराज, कर भला तो हो भला। इन दोनों ने मेरे साथ बहुत बुरा करना चाहा, मगर देखिए ना, किस्मत ने मुझे क्या दे दिया। जमींदार के खेत से जो पुराना गड़ा हुआ धन मुझे मिला, उससे मैं अपने खेत जैसे सैकड़ों खेत खरीद सकता हूं महाराज। और तो और, जमींदार के खेत से ही मुझे आपके खिलाफ हो रहे षड्यंत्र का भी पता चला। यह सुनकर राजा आदित्य मुस्कुराते हुए मोहन से बोला, हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा मोहन, कर भला तो हो भला। लेकिन फिर भी मैं इन दोनों को क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे विश्वास है कि इन्हें आजाद करना ठीक नहीं होगा। आगे जाकर ये तुम्हारे खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र अवश्य करेंगे, नहीं तो फिर ये किसी दूसरे को बर्बाद करेंगे, क्योंकि इनकी नीयत ही खराब है। जमींदार ने जो खेत बेईमानी और धोखे से तुमसे हड़पा था, वो खेत अब से फिर से तुम्हारा हुआ।
इतना बोलकर राजा आदित्य अपने सैनिकों से बोला, सैनिकों, इन दोनों को घसीटते हुए कारागार में डाल दो, ले जाओ।